हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अखिल कुमार राजपूत। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टडी। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था इफ स्टेटमेंट के बारे में, तो आज हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में कि इफ एल्स स्टेटमेंट का हम लोग अपने प्रोग्राम में किस प्रकार इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आज हम लोग देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज हम लोग अपने प्रोग्राम में किस प्रकार करते हैं। तो आपने देखा होगा पिछले वीडियो में इफ स्टेटमेंट में, जब हम लोग इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाते थे तो उसके फ्लो चार्ट और सिंटैक्स में आपने देखा होगा कि एल्स के लिए हमारे पास कोई भी अलग से ब्लॉक नहीं होता था। जो भी स्टेटमेंट लिखते थे एक ब्लॉक के अंदर लिखते थे, उसके बाद एक ब्लॉक के बाहर सीधे हम लोग अदर स्टेटमेंट्स लिखते थे। यानी कहने का मतलब ये था, यदि कंडीशंस फॉल्स हो जाती थी तो उस कंडीशन के फॉल्स होने पर कोई हमारे पास दूसरा ब्लॉक नहीं होता था, तो सीधे अदर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते थे। यानी कि जो इफ पे ब्लॉक के बाहर स्टेटमेंट्स लिखे होते थे उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते थे। बट यहाँ पे हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट में कंडीशन के ट्रू होने पे एक अलग ब्लॉक होगा और कंडीशन के फॉल्स होने पे एक अलग ब्लॉक होगा। फिर दोनों ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग अदर स्टेटमेंट की ओर मूव करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और यदि कंडीशन जब फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो एक ब्लॉक या फिर एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ही हम लोग अदर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। बट इफ स्टेटमेंट में ऐसा नहीं था। इफ स्टेटमेंट में क्या होता था, यदि कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे, और यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो एल्स ब्लॉक नहीं होता था, जिसके कारण सीधे कंपाइलर क्या करता था, अदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता था। तो यहाँ पे हमें इफ एल्स स्टेटमेंट में एल्स ब्लॉक भी मिलता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले फ्लो चार्ट के माध्यम से कि हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं एंट्री से, तो हो जाएगा एंट्री पॉइंट। इसके बाद हम लोग एक कंडीशन देते हैं, एक कंडीशन देंगे जहां पे हम लोग कंडीशन को टेस्ट करेंगे कि कंडीशन ट्रू है कि कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन देंगे, लिख दिया कंडीशन। फिर यदि जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन के ट्रू होने पर क्या होता है, इफ ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट। तो जब कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे हमने एक कंडीशन दी, यदि वो कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, इफ ब्लॉक के अंदर के लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। और यदि दी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है, एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, एल्स ब्लॉक में लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। फिर इसके बाद जब कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और इफ इस ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, अदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अदर स्टेटमेंट। और यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंडीशंस के फॉल्स होने पर एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो कंडीशन फॉल्स होने पर क्या होगा, एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अदर स्टेटमेंट हम लोग के एग्जीक्यूट होंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, जब कंडीशन दी होगी तो कंडीशन को चेक करने के बाद यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, और फिर उसके बाद इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। और यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है
तो उस स्थिति में क्या होता है, एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और फिर एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। जबकि इफ स्टेटमेंट में ऐसा नहीं था। इफ स्टेटमेंट में क्या होता था, कंडीशन ट्रू होती थी, कंडीशन ट्रू होने पर इफ ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे, उसके बाद अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे। और कंडीशन फॉल्स होने पर हमारे पास एल्स पार्ट के लिए कोई अलग से ब्लॉक नहीं होता था। तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती थी तो सीधे अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे, कोई एल्स वाला पार्ट नहीं होता था इसमें। तो ये था आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स। चलिए आपको बता देते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के सिंटैक्स के बारे में। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स किस प्रकार होगा, तो सबसे पहले हम लोग इफ कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन देते हैं। कंडीशन देने के बाद यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि ये है इफ ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। और यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, एल्स ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो ये हो जाएगा एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट्स। तो एल्स ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद ही अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद क्या होगा, अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो अदर स्टेटमेंट्स हम लोग लिख लेते हैं अदर स्टेटमेंट्स। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इफ कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस के अंदर एक कंडीशन देंगे, फिर उस कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट को स्किप कर दिया जाता है। और यदि कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है, एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और उस स्थिति में इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को स्किप कर दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट स्किप कर दिए जाएंगे। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को स्किप कर दिया जाएगा। तो ये था आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स। तो अब हम लोग देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम। चलिए हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हुए प्रोग्रामिंग सी में एक सिंपल सा प्रोग्राम, जिसमें हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि दिया हुआ नंबर इवन है कि ऑड। तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम में क्या करना है, सबसे पहले यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है, फिर उस नंबर को हमें चेक करना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड। यानी कि यूजर से हम एक नंबर इनपुट कराएंगे, फिर उस नंबर को हम लोग चेक करेंगे सम है कि विषम। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम बनाने से पहले जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था, उस स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन लगाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है, प्रोग्राम का नाम लिखा जाता है। तो प्रोग्राम का नाम हम लोग लिखेंगे कमेंट का यूज करते हुए। तो यहाँ पे चूंकि कमेंट एक लाइन का है तो हम लोग सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर लेंगे और फिर प्रोग्राम का नाम लिख देंगे, राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो हमें क्या करना है, यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है, फिर उस नंबर को हमें क्या करना है, चेक करना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन यूज कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेडर फाइल्स को लिंक कराएंगे। तो हेडर फाइल्स हम लिंक करा ले रहे हैं, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h। तो यहाँ पे हमने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड करा ली। इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन बनाएंगे। तो लिखेंगे void main, इसके बाद पैरेंथेसिस लगा देंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे। या अब इसके बाद हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, जो जो हमें वेरिएबल की आवश्यकता होगी अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हम लोग की कोई एक नंबर इनपुट कराने वाले हैं चेक करने के लिए कि इवन है कि ऑड।
तो जो नंबर हम लोग इनपुट कराएंगे यूजर से वो उसको क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे। तो स्टोर करने के लिए उस नंबर को एक वेरिएबल चाहिए, तो उस नंबर को स्टोर करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट टाइप का ले लिया, NUM यानी नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, किस टाइप का, इंट टाइप का। फिर इसके बाद हम लोग इवन ऑड का डिसीजन करेंगे कि संख्या इवन है कि ऑड, जो हम लोग नंबर इनपुट करा रहे हैं वो इवन है कि ऑड। तो इवन और ऑड कैसे मिलेगा, यदि उस संख्या को हम लोग दो से भाग देते हैं और 2 से भाग देने पर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होगा, जो हमने नंबर इनपुट किया वो इवन होगा। और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो जो नंबर हमने इनपुट किया है वो क्या होगा, और। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो रिमाइंडर यदि 0 आ जाएगा तो इवन है नंबर, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नंबर ऑड है। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर भी निकालना पड़ेगा। तो रिमाइंडर जब निकालेंगे तो उस रिमाइंडर को भी हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो उस रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे REM। तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल ले लिए, एक नम और एक रैम। तो नम में क्या करेंगे, हम लोग जो यूजर से नंबर इनपुट कराने वाले उस नंबर को स्टोर करेंगे नम नाम के वेरिएबल में, और इसके बाद हम लोग जो रिमाइंडर निकालेंगे, तो रिमाइंडर जब निकल के आएगा तो उस रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया REM यानी कि रैम। इसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, यूजर से नंबर इनपुट कराएंगे, जिस नंबर को हमें फाइंड करना है कि इवन है कि ऑड। तो यूजर से हमें नंबर इनपुट कराने के लिए हमें यूजर को एक मैसेज देना पड़ेगा। तो हम लोग एक मैसेज दे देते हैं प्रिंट एफ के थ्रू। तो लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। तो मैसेज मिल जाएगा यूजर को एंटर अ नंबर। फिर यूजर क्या करेगा, अपना एक नंबर इनपुट करेगा। तो उस नंबर को हम लोग स्टोर करा लेते हैं स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। तो %d डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद और कॉमा लगा के %num। तो हमें जो नंबर इनपुट कर रहे हैं उस नंबर को कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, नम नाम के वेरिएबल में। तो नम नाम के वेरिएबल में क्या होगा, जो यूजर ने नंबर इनपुट किया होगा नंबर स्टोर हो जाएगा। अब हमें उस नंबर में क्या करना है, 2 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल लेना है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग कौन से ऑपरेटर का यूज करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर का, मॉडुलस ऑपरेटर। तो रिमाइंडर निकाल लेंगे हम लोग। रिमाइंडर कैसे निकलेगा, नम में 2 का भाग देंगे यानी नम मॉडुलो 2। तो जब नम मॉडुलो 2 कर देंगे तो क्या करेगा, जो उसका रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा वो निकल आएगा। तो नम में जब हम 2 का भाग दे देंगे तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर निकाल के देता है। तो नम मॉडुलस 2, तो यहाँ से हमें रिमाइंडर निकल आएगा। जो भी रिमाइंडर आ रहा होगा उस रिमाइंडर को हम लोग स्टोर कर लेंगे REM वेरिएबल में। तो REM इज इक्वल टू नम मॉडुलो 2 सेमीकोलन। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर निकल जाएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा, अब रिमाइंडर हो सकता है 0 आए, हो सकता है 1 आए। तो जो भी रिमाइंडर आ रहा होगा उस रिमाइंडर को हमने स्टोर कर लिया REM नाम के वेरिएबल में। अब चेक कर लेंगे कि यदि REM वेरिएबल में 0 है तो क्या होगा, नंबर इवन होगा, और यदि 0 नहीं है तो नंबर ऑड होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन में चेक कर लेंगे, इफ REM इज इक्वल 0। तो यदि REM वेरिएबल में जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है तो क्या होगा, नंबर इवन होगा। तो हम लोग मैसेज दे देंगे नंबर इज इवन। तो हम लोग प्रिंट एफ में मैसेज दे देंगे प्रिंट एफ नंबर इज इवन। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज दे दिया नंबर इज इवन। और यदि रिमाइंडर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो रही यानी कंडीशन फॉल्स हो रही, तो कंडीशन जब फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो हमें एल्स में भी एक मैसेज देना पड़ेगा। तो लिखेंगे एल्स, प्रिंट एफ में यहां भी मैसेज दे देंगे प्रिंट एफ नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड और सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देंगे। ये हो गया आपका प्रोग्राम। इसके बाद हम लोग जो आउटपुट आएगा, आउटपुट को रोकना है तो हम लोग यूज करेंगे गेट ch फंक्शन का।
और गेट सीएस फंक्शन लगाने के बाद सेमीकोलन लगाएंगे और मेन फंक्शन को भी क्लोज कर देंगे। तो ये था किसी नंबर को चेक करने के लिए कि नंबर इवन है कि ऑड है, उसके लिए एक छोटा सा इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हुए छोटा सा प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में अपने प्रोग्राम का नाम लिखा, फिर उसके बाद हम लोग ने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, फिर हमने मेन फंक्शन बना लिया। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने अपने प्रोग्राम को डेवलप किया। तो मेन फंक्शन में हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट लिखे इंट नम कॉमा रैम सेमीकोलन। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया, जो जितने वेरिएबल की हमें अपने प्रोग्राम में आवश्यकता थी उन वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हमने उन्हें एक मैसेज दिया यूजर को, इंटर अ नंबर, यानी कि मैसेज यूजर को देंगे भाई आप एक नंबर इनपुट कीजिए जिसको आप पता करना चाहते हैं वो नंबर इवन है कि ऑड। तो हमने यूजर को मैसेज दे दिया इंटर अ नंबर, तो यूजर को मैसेज मिला होगा इंटर अ नंबर। यूजर को क्या मैसेज मिला होगा, इंटर अ नंबर, और मैसेज मिलने के बाद कर्सर वहीं पे ब्लिंक कर रहा होगा। अब यूजर क्या करेगा, एक कोई नंबर देगा। तो मान के चलते यूजर ने क्या इनपुट कर दिया 11, यूजर ने क्या इनपुट किया 11, तो यूजर ने संख्या दे दी 11। अब उस संख्या को हमें स्टोर करना है, तो स्कैनर फंक्शन का हमने यूज किया और स्कैनर फंक्शन का यूज करते हम लोग नंबर को स्टोर कर लेंगे। तो नंबर कहाँ पे स्टोर हो रहा होगा, जो 11 यूजर ने दिया इनपुट किया है उस कहाँ पे स्टोर हो रहा होगा, नम नाम के वेरिएबल में। तो नम नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया होगा 11। इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग न्यू लाइन पे न्यू स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग ने क्या लिखा है, नम मॉडुलो 2। तो यानी कि नम मॉडुलो 2 करेंगे जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे नम मॉडुलो 2, तो नम में क्या स्टोर था 11, तो हो जाएगा 11 मॉडुलो 2। तो 11 मॉडुलो 2 से क्या निकलेगा हमारे पास, जो शेषफल बचेगा। तो 11 में जब 2 का भाग देंगे तो शेषफल कल जब 11 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1 आ जाएगा। ये 1 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रैम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो रैम नाम के वेरिएबल में कितना स्टोर हो गया 1, तो रैम की वैल्यू हो गई है 1। इसके बाद हमने कंडीशन चेक कर रहे हैं कि यदि रैम की वैल्यू 0 के बराबर है तो एक ब्लॉक के अंदर के लेके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और यदि रैम की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है यानी कंडीशन फॉल्स हो रही तो एल्स ब्लॉक के अंदर लेके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। फिर उसके बाद अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक कर ले रहे हैं, क्या रैम की वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं है, क्योंकि रैम की वैल्यू कितनी है 1, और हम लोग चेक कर रहे हैं कंडीशन में क्या दी है कि रैम की वैल्यू 0 के बराबर होगी तभी कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एक ब्लॉक के स्टेटमेंट को स्किप कर दिया जाता है, एक ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, एल्स ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हो गई कंडीशन फॉल्स क्योंकि रैम की वैल्यू है 1, और हम लोग क्या करना था, यदि रैम की वैल्यू 0 होती तभी कंडीशन ट्रू होती। तो रैम की वैल्यू 0 नहीं है 1 है तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स ब्लॉक के अंदर कौन सा स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंट एफ, पैरेंथेसिस के अंदर हमने डबल इन्वर्टेड मैसेज दे दिया नंबर इज ऑड। तो जो भी मैसेज दिया होगा वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो लिख क्या जाएगा, नंबर इज ऑड। तो जो हमने नंबर दिया था, जो हमने नंबर इनपुट किया यूजर ने, वो नंबर क्या है, विषम है, यानी कि ऑड नंबर हम लोग ने इनपुट किया था। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, पता चल गया कि जो हमने नंबर इनपुट किया है वो नंबर इवन है कि ऑड। तो ए था इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हुए एक सी प्रोग्रामिंग में सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हम लोग पता कर रहे थे कि जो नंबर हम लोग इनपुट कर रहे हैं वो नंबर इवन है कि ऑड। आई होप आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट, सेंटेंस और उसका एक सिंपल प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट का अपने प्रोग्राम में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आज के लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। धन्यवाद।